अंतिम दौर में पहुंचा लोकसभा चुनाव का रण। 1 जून को 7वें चरण में यूपी की 13 सीटों पर चुनाव। 8 राज्यों की 57 सीटों पर 904 प्रत्याशियों की किस्मत। 1 जून को इंडिया गठबंधन के नेताओं की सर्वदलीय बैठक में आगे की रणनीति होगी तैयार। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर हो सकती है चर्चा। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने दी सुप्रीम कोर्ट को याचिका। सुप्रीम कोर्ट अंतरिम बेल 7 दिन बढ़ाने की याचिका। विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई। 30 हजारी कोर्ट में याचिका सुनवाई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। सपा विधायक रफीक अंसारी गिरफ्तार। बाराबंकी के जैतपुर थाना पुलिस ने की गिरफ्तारी। यूपी के कई जिले में टूटा गर्मी का रिकॉर्ड। 47 डिग्री पहुंचा तापमान। नौतपा के तीसरे दिन भी लगातार बढ़े तापमान में गर्मी पड़ने के संकेत जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। आबकारी घोटाले में जेल जा चुके दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही बीजेपी के खिलाफ कैंपेनिंग शुरू कर दी थी। इसी बीच उनकी जमानत की अवधि समाप्त होने को आई है तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत बढ़ाने की अपील की है। इसमें पहला अपनी सेहत का हवाला दिया है। इस बीच भाजपा महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने केजरीवाल की अपील पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल की बीमारी का बहाना बनाकर है और उनकी असली जगह जेल है। इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत को सेहत का हवाला देकर 7 दिन और बढ़ाने की सुप्रीम कोर्ट से अपील की है। कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार करने के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी, जो 1 जून को खत्म हो रही है। कोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल इस दौरान अपने कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते, किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक साइन नहीं कर सकते जब तक उप राज्यपाल की मंजूरी न मिले। मुख्यमंत्री ने ताजा याचिका में अपना वजन 7 किलो कम होने का भी जिक्र किया है। याचिका में कहा गया कि मुख्यमंत्री को कुछ जांच कराने की जरूरत है और इसके लिए 1 जून को खत्म हो रही अंतरिम जमानत को बढ़ाया जाए। केजरीवाल की अपील को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने सोमवार को कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर रहने के लिए झूठ बोल रहे हैं कि उनकी सेहत अच्छी नहीं है। गौतम ने कहा, ये सब सोचते, पाप करने से पहले सोचते। जेल जाने पर तो हर आदमी बीमार हो जाता है और आप जब जेल से आए थे आपका तो वजन बढ़ा हुआ था, बाहर आकर क्या हो गया? मुझे लगता है कि ये तो झूठ बोलने का नाटक लगातार करते रहते हैं। ये झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। ये कोर्ट को गुमराह नहीं कर सकते। कोर्ट अपना न्याय करेगा, काम करेगा, लेकिन ऐसे लोगों को बाहर छोड़ना मुझे लगता है कि गुनाह करना है। ये लोग यहाँ की व्यवस्थाओं को खराब करने वाले हैं। मुझे लगता है कि इनका स्थान जेल में ही है। ये सब सोचते, पाप करने से पहले सोचते। जेल जाने पे तो हर आदमी बीमार हो जाता है और आप तो जेल से आए थे, आपको तो वजन बढ़ा हुआ था, बाहर आके क्या हो गया? मुझे लगता है ये झूठ बोलने का नाटक जो ये करते रहे, लगातार करते रहते हैं, वो झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। ये कोर्ट को गुमराह नहीं कर सकते। कोर्ट अपना न्याय करेगा, काम करेगा, लेकिन ऐसे लोगों को बाहर छोड़ना मुझे लगता है गुनाह करना है। और ये लोग यहाँ की व्यवस्थाओं को ख़राब करने वाले हैं, दारू स्कीम में हैं, स्कूल नहीं बनाया, अनेक चीज़ें इनसे जुड़ी हुई है। मुझे लगता है कि इनका स्थान जेल में ही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं और बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल की अपील पर बीजेपी ने तंज कसते हुए इसे नाटक करार दिया है। अब देखना ये है कि कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। खबर आपको पंचकुला से बता रहे हैं। सीएम नवाब सिंह सैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाजपा मुख्यालय कमल में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतदान के बाद समीक्षा बैठक की दी जानकारी। प्रधानमंत्री की 3 जनसभाएं हुई। लोगों ने पीएम का जोरदार स्वागत किया। सभी बड़े नेता के कार्यक्रम हुए। प्रदेश में 58 विधानसभा में मेरे कार्यक्रम हुए।
पूर्व सीएम के 44 विधानसभा में कार्यक्रम हुए। लगभग 134 कार्यक्रम प्रदेश भर में हुए। ये जानकारी सीएम नायब सिंह सैनी ने दी है। मजबूती से चुनाव में काम किया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाजपा मुख्यालय के पंचकमल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। सरकार ने, आदरणीय मोदी जी की सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के उस भयानक बीमारी में लोगों के साथ खड़ी हुई दिखाई दी और मजबूती से उन तक चाहे वैक्सीन पहुंचाने की बात है, चाहे राशन पहुंचाने की बात है और चाहे लोगों तक जो हमारे छोटा रेडी फड़ी वाला था उस तक सीधा लाभ पहुंचाने का काम है। आदरणीय मोदी जी के ऊपर एक बड़ा विश्वास प्रदेश के लोग और देश के लोग करते हैं और उसका परिणाम है कि लोगों ने जो हिस्सा लिया है इस लोकतंत्र में और इस लोकतंत्र में हिस्सा लेते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति उनका भाव देखने को मिलता था। रोहतक में पानी और बिजली की समस्या को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। जल ही जीवन इस नारे को कागजों पर सजाने वाले अधिकारी लोगों को पीने तक का पानी नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं। हर घर जल योजना कागजों पर दौड़ रही है लेकिन किसी की प्यास नहीं बुझा पा रही। वहीं कई कॉलोनियों में पानी की समस्या को लेकर लोग संघर्ष करते दिखाई दिए हैं। लोग समरसेबल पर दिन भर पानी के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। कोई पानी लेने के लिए बाइक से आया तो कोई स्कूटी से। लोगों ने बताया कि पीने के पानी की समस्या ज़रूरी है लेकिन अधिकारी पानी की समस्या को लेकर गंभीर नहीं है। सर यहाँ पर हम आए हैं इस कारण पानी नहीं है। कम से कम होगा 2 से 2.5 महीने। कभी गंदा पानी आता है, कभी कैसा पानी आता है और कभी पानी आता ही नहीं है। हमारे बच्चे हैं, बिल्कुल भी नहीं आता। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। हम जॉब करते हैं। आज हम जॉब की छुट्टी करके आए ना, हमें छुट्टी मिलती है कि हम यहाँ पर अपना टाइम दे पाएँ। हम बहुत दुखी हैं सर, हमारे पास पानी बिल्कुल भी नहीं है। आप बता रहे हो कि 2-2.5 महीने से नहीं आया। 2-2.5 महीने से नहीं आया। कभी पानी गंदा आता है। अगर पानी, एक सेकेंड, कभी अगर आता है तो पानी गंदा आता है और नहीं आता तो बिल्कुल भी नहीं आता। नलके से भर भर के लेके आते हैं लेकिन फिर भी वो भी लोग अथली को उतार लेते हैं। हम फिर भी दुखी हैं। हाँ, खारे पानी से देखो ऐसी एलर्जी हो रही है। और आप देखो इतने बड़े बुजुर्ग भी इंसान आ रहे हैं हमारे साथ है तो वो पानी के कष्ट में आए होंगे ना। किसी को शौक तो है नहीं कि यहाँ पे घूमने का। पानी के लिए आए हैं। क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत तो हमारे कदे तो गंदा पानी भेजते हैं, कदे हमारा आंदा ही नहीं। ये हमारे नई लाइन बिछाई है उसमें भी पानी नहीं आ रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, कदे खड़े में पड़ जावे हैं, कदे उठ जावे हैं। हमें बहुत दुखी सब है। हाल ही में गुजरात के राजकोट में हुए अग्निकांड में दर्जनों बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पूरे देश में संचालित हो रहे गेमिंग जोन में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल खड़े हो गए। सवाल यही है कि आखिर सुरक्षा के मानकों से लैस गेमिंग जोन हादसे की चपेट में क्यों आ रहे हैं। जवाब सामने है। निसंदेह इनके संचालन में मानकों को ताक पर रखकर किया जा रहा। क्या है इसकी हकीकत, इस रिपोर्ट को देखिए। गुजरात के राजकोट शहर में टीआरपी गेम जोन में शनिवार को हुए आग हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका बनी हुई है। अभी तक जितनी जानें गई हैं उनमें बच्चे भी शामिल हैं। गेमिंग जोन को धातु और फाइबर शीट से बनाया गया था। इस वजह से आग तेजी से फैल गई। फायरमैन आरएस रावर और चीफ फायर ऑफिसर आईबी खेर का कहना था कि 3.5 पौने 4 घंटे आग बुझाने में लग गए। उसके बाद कैजुअलिटी ढूंढने में भी समय लगा। पूरी टीम साइड पर थी। कैजुअलिटी साइड से कम 7 से 800 निकाले गए थे। 3.5 पौने 4 घंटा आग बुझाने में हो गया। उसके बाद एक कैजुअलिटी ढूंढने के लिए निकल गए थे। सब पूरा टीम ये साइड भी था और वो साइड भी, दोनों साइड में से। ये कोने से निकली है कैजुअलिटी, वो साइड से निकली। यहीं से कम 7 से 8 निकली है और वो साइड से 10-12
और पूरा स्टाफ यानी 70 के आसपास हमारा स्टाफ भी आ गया कि जिसको भी जहां मैसेज मिला जो ड्यूटी पे नहीं था वो भी स्टाफ यहां आया और हमने आग बुझाने की कामगिरी स्टार्ट की। कामगिरी में हमको यहां कोई टीआरपी का अभी तक हमको कोई बंदा मिला ही नहीं था और दूसरी चीज़ कि हमको अंदर कितने आदमी वो भी पता नहीं थे और हम आए तब पूरा स्ट्रक्चर वो सब कुछ यानी कोलैप्स का, क्योंकि पूरा जो टीआरपी गेम जोन था वो जो लोखंड के यानी आयरन के स्टील के स्ट्रक्चर के ऊपर था। गेमिंग जोन में आग बुझाने के लिए 70 के आसपास फायर विभाग का स्टाफ जुटाया गया था। हादसे के बाद पुलिस ने टीआरपी गेम जोन के मालिक और मैनेजर को हिरासत में ले लिया। आगे की जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है। उन सबकी एक सीट है जो अभी शुरू से काम करेगी। इस डिपार्टमेंट में क्या क्या किया गया है उसकी पूरी तहकीकात हुई और क्या कौन जिम्मेदार है, क्या गलतियां हुई है, फ्यूचर में ऐसा बनाव नहीं बने उसके लिए क्या करना चाहिए, ये सारी चीजों को हम पूरी तह तक जाके उसकी पूरी तहकीकात करेंगे। अग्निकांड की जांच एसआईटी कर रही है। किस डिपार्टमेंट में क्या क्या किया गया उसकी पूरी तहकीकात अब सामने होगी। कौन जिम्मेदार है, क्या गलतियां हुई हैं, फ्यूचर में ऐसा दोबारा ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए, इन सब बातों के मद्देनजर सारी चीजों को पूरी तरह से जांच कर पूरी तहकीकात की जानकारी की जाएगी। वहीं शनिवार शाम को ही गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने घटनास्थल का दौरा किया था। सांघवी ने कहा था कि राजकोट में बहुत ही दुखद घटना हुई है जिसमें अनेक परिजनों को अपने स्वजनों को खोना पड़ा है। साथ साथ में कई बच्चों का भी इसमें देहांत हुआ है। मुख्यमंत्री के निर्देश से मैं आज राजकोट आया हूं। एसआईटी बनाई गई है। एसआईटी को भी तत्काल सूचना दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजकोट हादसे पर दुख जाहिर किया है, जबकि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। राजकोट में जो एक बहुत ही दुखद घटना बनी है जिसमें अनेक परिवारजनों को अपने स्वजनों को खोना पड़ा है, साथ साथ में कई बच्चों का भी इसमें देहांत हुआ है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश से मैं आज राजकोट आया हूं। एसआईटी जो बनाई गई है वो एसआईटी को भी तात्कालिक सूचना दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मामले की जानकारी मिलने पर एक्स पर ट्वीट किया, राजकोट में आग लगने की घटना से बेहद व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। घायलों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रहा है। इसी तरह अमित शाह, मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल सहित कई दलों के नेताओं ने घटना पर शोक जताया। गुजरात के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए थे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा था कि राजकोट में गेम जोन में आग लगने की घटना में नगर निगम और प्रशासन को तत्काल बचाव और राहत कार्यों के निर्देश दिए गए हैं। घायलों के तत्काल इलाज की व्यवस्था को प्राथमिकता देने के भी निर्देश दिए गए हैं। हादसे में मरे लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा मिलेगा। अहमदाबाद से घायलों के इलाज के लिए 40 डॉक्टरों की टीम भी राजकोट पहुंच गई है। पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। राजकोट के पुलिस आयुक्त राजू भार्गव ने कहा था, टीआरपी गेमिंग जोन में आग लग गई और कुछ लोगों के हताहत होने की सूचना है। उन्होंने कहा था, मैं आग लगने के पीछे के कारण अभी नहीं बता सकता, ये जांच का विषय है। गुजरात के राजकोट शहर में शनिवार शाम हुए हादसे में लगातार राज्य सरकार कार्रवाई कर रही है। अब सरकार ने लापरवाही बरतने के लिए 2 पुलिस निरीक्षकों और नागरिक कर्मचारियों सहित 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि टीआरपी गेम जोन में भीषण आग लगने के कारण 12 बच्चों समेत 27 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद गेम जोन के मालिक और प्रबंधक को हिरासत में लिया गया था। मामले की जांच विशेष जांच दल एसआईटी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक बिना जरूरी मंजूरी के गेम जोन को चलाने की अनुमति देने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। उन पर लापरवाही का आरोप है। गौर करने वाली बात यह है कि शनिवार को जिस केंद्र में आग लगी थी उसे बिना फायर एनओसी के चलाया जा रहा था। राजकोट के पुलिस आयुक्त राजू भार्गव ने रविवार को पत्रकारों से
बातचीत करते हुए कहा था कि गेमिंग जोन को सड़क और भवन विभाग से अनुमति मिली थी। गेम जोन के मालिक ने फायर एनओसी प्राप्त करने के लिए अग्नि सुरक्षा उपकरणों का प्रमाण भी प्रस्तुत किया था, जो प्रक्रिया में था और अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कार्रवाई के दौरान जिन लोगों को निलंबित किया गया उनमें राजकोट नगर निगम के नगर नियोजन विभाग के सहायक अभियंता जयदीप चौधरी, आरएमसी के सहायक नगर योजनाकार गौतम जोशी, राजकोट सड़क और भवन विभाग के उप कार्यकारी अभियंता एमआर सुमा और पुलिस निरीक्षक बीआर पटेल और एनआई राठौर शामिल हैं। गुजरात के राजकोट में हुए हादसे के बाद पूरे राज्य में जांच का दौर चल रहा है। सूरत नगर निगम ने 5 गेमिंग जोन सील कर दिए हैं और 12 गेमिंग जोन की जांच चल रही है। टोटल सूरत महानगर पालिका में 17 गेमिंग जोन है। इसमें से 5 गेमिंग जोन को कल ही सील कर दिया गया है। इसमें से 12 गेमिंग जोन की जांच के लिए सूरत नगर महापालिका ने 4 टीम बनाई है। गुजरात हाई कोर्ट ने रविवार को इस हादसे का संज्ञान लिया और इसे मानव निर्मित आपदा करार दिया। हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि गेमिंग जोन में पेट्रोल, फाइबर और फाइबर ग्लास सीट जैसी जल्दी जलने वाले सामान थे। बेंच ने अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट के वकीलों को निर्देश दिया कि वे सोमवार को इस बात के दस्तावेज लेकर पेश हों कि किन किन कानूनों के तहत गेमिंग जोन को जारी रखा गया। मानकों को ताक पर रखकर अपने फायदे के लिए संस्थानों को चलाने वाले लोगों पर कार्रवाई न होने से इनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की जान दांव पर लगी रहती है और ऐसे ही हादसे आए दिन सामने आते रहते हैं। अब देखना होगा कि राजकोट की घटना से स्थानीय प्रशासन क्या सबक लेता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। कानपुर देहात से खबर है। के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। डीएम ने नदी किनारे एसओपी बनाने के दिए निर्देश। एक दिन में 5 लोगों की मौत पर एक्शन। डूब वाले स्थान को कराया जाएगा चिन्हित। लेखपाल प्रधान व चौकीदार करेंगे निगरानी। घाटों पर उपलब्ध कराई जाएगी सेफ्टी किट। घाटों पर बढ़ाई जाएगी पुलिस की पेट्रोलिंग। लेखपाल प्रधान व चौकीदार करेंगे निगरानी। घाटों पर बढ़ाई जाएगी पुलिस की पेट्रोलिंग। डीएम ने नदी किनारे एसओपी लगाने के दिए आदेश। एक दिन में 5 लोगों की मौत के बाद एक्शन। लेखपाल प्रधान व चौकीदार करेंगे निगरानी। कानपुर देहात से खबर। के न्यूज की खबर का असर। डीएम ने नदी किनारे एसओपी बनवाने के दिए निर्देश। खबर बलिया से है। निजी चैनल की डिबेट में भिड़े सपा भाजपा कार्यकर्ता। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मारपीट में बीजेपी कार्यकर्ताओं के फटे सिर। जिला चिकित्सालय में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। सतीश चंद्र कॉलेज ग्राउंड में हुई मारपीट। मारपीट में बीजेपी कार्यकर्ताओं के फटे सर। सतीश चंद्र कॉलेज के ग्राउंड में हुआ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। ये तस्वीरें हैं जब एक निजी चैनल की डिबेट के बाद ये हुआ। ये देखिए किस तरीके से दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं। बलरामपुर से खबर है। केला लदे कंटेनर और इनोवा में भिड़ंत। इनोवा सवार रेलवे इंजीनियर की मौत। साथ ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हुआ जख्मी। सिसई घाट के पास हुआ सड़क हादसा।
इनोवा सवार रेलवे इंजीनियर की मौत। सिसई घाट के पास हुआ सड़क हादसा। इनोवा सवार रेलवे इंजीनियर की मौत। खबर बदायूं से अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 40 लोग घायल हो गए। घायलों में बच्चे भी शामिल। मेडिकल कॉलेज भर्ती करा दिया गया है उन्हें। बिस्ली रोड पर आरटीओ ऑफिस के पास यह हादसा हुआ। बड़े दरगाह जा रहे थे ट्रैक्टर ट्रॉली सवार लोग। बिल्सी रोड पर आरटीओ ऑफिस के पास हुआ हादसा। घायलों में बच्चे भी शामिल। मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए गए। खबर बदायूं से सरकारी राशन का चोरी करते हुए वीडियो वायरल। पीडीएस गोदाम से ट्रक में जा रहा था सरकारी राशन, बोरी से निकाला जा रहा था हितग्राहियों का राशन। दातागंज के हाशिमपुर के पास का ये पूरा मामला। बोरी से निकाला जा रहा था हितग्राहियों का राशन। दातागंज के हाशिमपुर के पास का मामला। बदायूं से खबर, सरकारी राशन चोरी करने का वीडियो वायरल। बदायूं से खबर, सरकारी राशन चोरी का वीडियो वायरल। पीडीएस गोदाम से ट्रक में राशन चुराते वीडियो वायरल। बोरी से निकाला जा रहा था हितग्राहियों का राशन। खबर पीलीभीत से है। किराने की दुकान पर खाद्य विभाग का छापा। गांव वालों ने खाद्य विभाग की टीम को घेरा। गांव वालों ने लगाया रिश्वत मांगने का आरोप। रिश्वत मांगने जाने पर दुकानदार की हालत बिगड़ी। बिसलपुर से जसौली दिवाली का ये पूरा मामला। रिश्वत मांगे जाने पर दुकानदार की हालत बिगड़ी। अब हम मजदूरी करते हैं, किसानी करते हैं, ठीक है जी। हमारे खिलाफ, हमारे भाई के खिलाफ एप्लीकेशन आती हैं जी। और जो इंस्पेक्टर साहब आते हैं वो धमकाते हैं, दुकान बंद कर दीजिए आप जी। नहीं तो आपके बुरे हाल होंगे, ये कर देंगे, वो करेंगे। इसके बाद में आज इन्हें आया तो वो रुपये मांग रहे थे इनसे, लाला जी से 50,000 रुपये मांग रहे थे। अब कह रहे हैं दुकान ये बंद करो, घरवाली सब दुकान बंद करो, नहीं तो सीज कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमारे भाई को हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, ठीक है। और इसके बाद में कहते खेती कर रहे हैं, 100 बीघा गन्ना बटाइम कर लेते हैं, जो करते हैं दुनिया की बात सभी लिखी हुई है इसमें। 11 दिन की आई है जी। तो पहले 15 दिन पहले आई थी जी, तो पहले निस्तारित कर दी गई, इस बार फिर आ गई जी। तो फिर निस्तारित करने के लिए आए थे हम लोग। ये लोग आरोप लगा रहे हैं रुपए को लेकर। ये लोग आरोप लगा रहे हैं, इनमें लगाने से कोई हमने कोई मांग थोड़ी करी किसी को, तो खाली शिकायत का निस्तारण करने हम आए थे। वो आपका घेराव कर रखा है, किसको लेकर कर रखा है, क्या मामला है? कह रहे सैंपल मत भरो। खबर हमीरपुर से, हीट स्ट्रोक का शिकार हुआ दरोगा। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में तैनात था दरोगा। ड्यूटी के वक्त गज खाकर गिरा दरोगा। गंभीर हालत में दरोगा कानपुर हुआ रेफर। सुमेरपुर की नवीन गल्ला मंडी में था तैनात। गंभीर हालत में दरोगा कानपुर रेफर। सुमेरपुर की नवीन गल्ला मंडी में था तैनात।
स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में तैनात था दरोगा। सर अभी एक पुलिसकर्मी अस्पताल आए हुए थे, क्या मामला है? जी वो जो आए थे पुलिसकर्मी, उनको हाइपर पायरेसिया था, वो कन्वल्जन हो रहे थे, उनका बीपी बढ़ा हुआ था। इनका प्राथमिक इलाज किया गया है, इनकी कंडीशन अच्छी नहीं होने के बावजूद इनको कानपुर रेफर किया गया है। खबर अमरोहा से। पत्नी से तंग पति ने किया आत्महत्या का प्रयास। पत्नी घर पर काम से ज्यादा मोबाइल में रहती थी व्यस्त। इंस्टाग्राम पर लाइव आकर फांसी के फंदे पर लटका परिवार की सूझबूझ के चलते युवक की बची जान। फांसी पर लटकते युवक की मां और बेटी ने बचाई जान। अमरोहा के थाने रेहरा क्षेत्र का ये पूरा मामला। पत्नी से तंग पति ने की आत्महत्या की कोशिश। इंस्टाग्राम पर लाइव आकर किया फांसी लगाने का प्रयास। कौशाम्बी से खबर है। के न्यूज की खबर का हुआ है असर। पीएमसीएम पर अभद्र टिप्पणी करने वाली शिक्षिका निलंबित। कोखराज कोतवाली में शिक्षिका पर दर्ज हुआ था मुकदमा। बीएसए मुकदमे के बाद शिक्षिका पर की कार्रवाई। कोखराज कोतवाली में शिक्षिका पर दर्ज हुआ था मुकदमा। कौशाम्बी से खबर। के न्यूज की खबर का हुआ है असर। खबर बदायूं से। ससुर पर बहू ने लगाया रेप का आरोप। पीड़िता ने ससुर के खिलाफ थाने में दी तहरीर। ससुर पर धमकाने का भी लगाया आरोप। आलापुर थाना क्षेत्र के एक गांव का ये पूरा मामला। ससुर पर धमकाने का भी लगाया आरोप। आलापुर थाना क्षेत्र के एक गांव का ये पूरा मामला। पीड़िता ने ससुर के खिलाफ थाने में दी तहरीर। ससुर पर धमकाने का भी लगाया है आरोप। बदायूं से खबर आपको बता रहे हैं। कहते हैं और मना करने पे तुझे कहते रहेंगे, मना करने पे ये मना करते रहेंगे कि मुझे मुंह खोलेगी तो तेरे घर वालों को मार दूंगी। ये धमकी देके हमें रुकाते रहते हैं और फिर हम पति को बताते हैं तो पति ये कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तू मुंह बंद रख। जिससे हाथ जोड़ की विनती है इन लोगों पे कार्रवाई करें। बिजनौर के नूरपुर इलाके में आज उस वक्त एक दर्दनाक हादसा हो गया जब एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पिता व उसके 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये खुशहालपुर से आ रहे थे, तो वो इनके साथ इनकी दुर्घटना हो गई और दुर्घटना होने के बाद हमें गांव में पता चला तो तीनों का इंतकाल हो चुका है। जिनकी 3 लोगों की मौत हुई किस सवारी पे थे, कैसे जा रहे थे? ये मोटरसाइकिल पे थे जी। अच्छा। ये मोटरसाइकिल पे जिस टाइम आ रहे थे तो उनका एक्सीडेंट ट्रक से हुआ है। कहाँ हुआ है? ये नूरपुर से पहले है। नहीं, नूरपुर से। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद? हाँ जी। अच्छा, एक्सीडेंट कोई घायल भी है? हाँ, एक घायल है, तीन मर गए, 2 बच्चे थे, उसमें एक लड़का था जो उनसे मरने वाला। किसका इंतकाल हुआ, क्या हुआ? एक सब्बू है, एक बच्चा है लड़का काशिफ, एक बच्ची है काशिफा, एक उसके घर वाले है, उसके एक्सीडेंट के नाम उसके 2 जगह से पैर टूटे। मौत कितने लोगों की हुई? 3 की हो गई। और कितने घायल है? एक घायल है। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये उरगू आ रहे थे। ये खुशहालपुर से आ रहे थे मीरापुर के लिए। कहाँ से आ रहे थे? खुशहालपुर से। कहाँ जाना था? ये मीरापुर आना था।
क्या काम करते हैं लोगों का? ये कपड़े की तैयारी करता है। खबर बंदायूं से, जहां पर युवक की हत्या में खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 24 मई को पत्नी ने पति के रॉड मारकर हत्या कर दी थी और लूट की झूठी साजिश बनाकर पुलिस को गुमराह कर रही थी। पति के सोते समय सिर पर रॉड मारकर पत्नी ने ही उसकी हत्या कर दी। आरोपी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देखिए, दिनांक 24/5 को प्रातःकाल ये सूचना प्राप्त हुई कि इस्लाम नगर के गांव में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है और मौके पर जब पुलिस पहुंची तो उसकी पत्नी ने बताया कि 4 बदमाश घर में घुसे थे, जिन्होंने उनसे उनके जेवर ले लिए, पैसे ले लिए और पति के सर पे वार करके, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, वो चले गए। घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद और मौके पर जांच पड़ताल करने के बाद इस घटना के अनावरण के लिए, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील घटना थी, 3-4 टीमें लगाई गई और करीब 48 घंटे के प्रयास के बाद इस घटना का खुलासा करते हुए इस घटना में जो अभियुक्त महिला पत्नी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। कोविड के बाद लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी जागरूक हो गए हैं, लेकिन अचानक होने वाली आपातकालीन स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव की जानकारी होनी भी ज़रूरी है। आज के दौर में लोगों के बीच एक अजीब सा भय फैल गया है। अचानक होने वाली दिल की बीमारी, ब्रेन स्ट्रोक और अन्य समस्याओं को जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व आपातकाल चिकित्सा दिवस के उपलक्ष्य में कार्यशाला का लखनऊ में आयोजन किया गया, जिसमें मेदांता हॉस्पिटल के आपातकालीन विभागाध्यक्ष डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता ने आपातकालीन स्वास्थ्य बचाव संबंधी जानकारी दी। इस मौके पर मेडिकल जगत से जुड़े कई हस्तियां शामिल हुई और अपने अपने विचार रखे। 16 जनवरी को हमें पहली डोज लगी थी, उसके बाद सेकेंड डोज हमें अराउंड 20 फरवरी के अराउंड लगी थी। एंड देन जो कोविड स्टार्ट हुआ था वो होली के बाद स्टार्ट हुआ था, अराउंड 25 मार्च के बाद फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से कोविड वेव, सेकेंड वेव आ चुकी थी। तो मैं एग्जाम्पल लेकर फिर मैं वहीं का बताऊंगा जहाँ काम करता हूँ, तो 2,500 से 3,000 एम्प्लॉइज हैं, गार्ड से लेके डॉक्टर्स तक सबको लगी थी और इट वॉज कंपल्सरी, इट वॉज वेरी वेल ड्रिवन जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम था। अब मेदांता में नॉट इवन अ सिंगल कैजुअलिटी, नॉट इवन अ सिंगल केस ऑफ सीवियर निमोनिया, कुछ भी नहीं हुआ था, केवल माइल्ड कोरोना होके चला गया था। और जबकि हम तो वहीं पे बैठे हुए, यू वर देयर, है ना, बिल्कुल वहीं पे बैठे हुए। तो सर इट इज नॉट अबाउट वैक्सीन सर, वहाँ पे उस टाइम पे वैक्सीन के अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं। हर वैक्सीन के साइड इफेक्ट होते हैं। जो इस टाइम पे थ्रोम्बस, जो टीडीपी की बात चल रही है कि खून का थक्का जमता है। कानपुर में भीषण गर्मी के चलते ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए जगह जगह पर बड़े बड़े एग्जॉस्ट फैन लगाए गए हैं। बता दें कि गर्मी के कारण लगातार ट्रांसफार्मर जलने से आग लगने की घटनाएं सामने आ रही। इसी बीच धू कर जल रहे हैं ट्रांसफार्मरों को जलने से बचाने के लिए कानपुर के कैस्को विभाग द्वारा कई सब स्टेशनों के पास लगे ट्रांसफार्मर को चौतरफा एग्जॉस्ट फैन लगाकर ठंडक पहुंचाने का काम शुरू हो गया है। केतवई नगर, जाजमऊ, डेहली, सुजानपुर, छबीला पुरवा स्थित ट्रांसफार्मर में एग्जॉस्ट फैन की व्यवस्था कार कर रही है। वहीं कुछ ट्रांसफार्मर में कर्मचारी द्वारा गर्मी के पीक समय पर पानी की बौछार देकर ट्रांसफार्मर की आग को शांत किया जा रहा है। उपभोक्ताओं की शिकायत है कि कैस्को पर्याप्त बिजली नहीं दे पा रहा है। उपभोक्ताओं की शिकायत को दूर करने के लिए हम खुद कैस्को एमडी सैमुअल पाल के पास पहुंच चुके हैं और उन्हीं से जान लेते हैं कि उपभोक्ता जो आरोप लगा रहे हैं क्या वो सही है और इस समय कैस्को क्या कुछ कर रहा है उपभोक्ताओं को बिजली देने के लिए। कैस्को में हमारे टोटल 20 डिविजन्स हैं। डिविजन्स में लगभग हमारे बिजली का खपत आज की तारीख में 700 मेगावाट हो चुके हैं। हमारे पर्याप्त मात्रा में हमारे ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन और हमारे 33 kV, 11 kV LT लाइन की निगरानी हमारी तरफ से किया जा रहा है। और वर्तमान समय में कुछ जगहों पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ओवरलोडिंग की वजह से कहीं ट्रिपिंग या आउटेज की समस्या है, उसको हल करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कंज्यूमर से 1-to-1 बात किया जा रहा है और हमारे जो 1912 जो कंट्रोल रूम नंबर है उसमें जितने भी शिकायत प्राप्त हो रहा है उसको समय सीमा के अंदर निस्तारण करने के लिए हम लोग पूरा प्रयासरत हैं। हमारे कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं। हमारे अधिकारी को भी रात में सुपरविजन में, मॉनिटरिंग में लगाया जा रहा है। और कैस्को का प्रयास है हमारे जो उपभोक्ता है उनको कम से कम असुविधा हो और बहुत जल्दी से उसका जो भी शिकायत आ रहा है या आउटेज आ रहा है उसको जल्दी से निस्तारण किया जाए। तो उसमें कंज्यूमर से भी हमको सहयोग चाहिए
उनके जो लोड है, सैंक्शन लोड है, वो समय समय पे उसको बढ़ाएं। जो भी उपकरण घर पे बढ़ता है उसके आधार पर अपनी लोड भी बढ़ने की ज़रूरत है, जिसके माध्यम से हम लोग भी समय से समय हमारे ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि किया जा सकता है। और हमारे जितनी भी सैंक्शन स्कीम्स है उसमें ऑलरेडी काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है और पावर ट्रांसफार्मर की जो क्षमता वृद्धि भी किया जा रहा है, तो इसमें काफ़ी बेहतर परिणाम आगे आपको देखने को मिलेगा। सर, गर्मी चल रही है, ट्रांसफार्मरों में आग लग रही है, शटडाउन आपने कह रखा है कि अभी नहीं लिया जाएगा, तो ट्रांसफार्मरों को बचाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है जिस तरीके से ट्रांसफार्मर धू धू करके जल रहे हैं? ट्रांसफार्मर में जो करंट है वो बढ़ने की वजह से ट्रांसफार्मर जलता है और इस ट्रांसफार्मर को बैलेंस करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। हमारे पूरे 24 घंटे में 2 बार 3 बार पीक अचीव होता है, तो उस पीक टाइम पे तीनों फेस में बराबर की लोड होना चाहिए और न्यूट्रल में जो लोड है वो कम होना चाहिए। इसके आधार पर हमारे जो गैंग्स का इंस्ट्रक्शन है, लोड बैलेंसिंग किया जाए ट्रांसफार्मर को मेजर करते हुए। और इसके अलावा जो भी अंडर लोडेड ट्रांसफार्मर है उसमें शेयरिंग के बेसिस पे लोड दूसरे ट्रांसफार्मर शिफ्ट किया जाए, इसको भी विशेष रूप से काम चलाया जा रहा है। और जहाँ पर भी ट्रांसफार्मर में थोड़ा गर्मी बढ़ती जा रहा है उसमें एग्जॉस्ट फैन या पानी को भी लगा के हमारे जो कर्मचारी है उसको मेहनत कर रहे हैं। तो मेरा मानना है जो ट्रांसफार्मर की जो ओवरलोडिंग है उसको ट्रॉली ट्रांसफार्मर भी कहीं लगा सकते हैं। और इसके अलावा जो भी क्षमता वृद्धि योजना में हम लोग ऑलरेडी ले रखे हैं उसको समय पे हम लोग क्षमता वृद्धि कर लेंगे तो इसमें काफ़ी राहत मिलेगा। सर, लोड बढ़ रहा है, चोरी की जो घटनाएं वो भी सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं चोरियां भी बढ़ गई हैं, तो ऐसे में आप उपभोक्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, कुछ क्षेत्रों में रात में चोरी की शिकायत मिलता है तो हमारे जो अधिकारी है उसको प्रिवेंटिव पेट्रोलिंग करने के लिए सारे अधिकारियों को कहा गया है और हम लोग लोकल पुलिस और माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी अनुरोध लगातार करके फोर्स लेके हम लोग लोकली रेड करते हैं और जो भी कमी पाया जाता है उसमें कार्रवाई किया जाता है। और मेरा अनुरोध है कि किसी का भी चोरी के संबंधित कोई सूचना मिलता है तो ज़रूर केस्को के 1912 में भी आप बता सकते हैं या एक्स के माध्यम से भी हमको अवगत करा सकते हैं, उसमें बहुत गंभीरता से लेके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे हमारे साथ केस्को एमडी, जिनका कहना है कि अगर उपभोक्ताओं को कोई भी परेशानी हो रही है तो वो कंट्रोल रूम में फ़ोन करके अपनी शिकायतों का निस्तारण करा सकते हैं। कानपुर से के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट।